आज कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन पाठ 5 संगठन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी है, आपको 3-4 दिन में आराम से काम करना है। आज पूरा काम नहीं करना है, जितना संभव हो उतना कर लेना। जरूरी नहीं है कि सारा काम आज ही दिखाओ। प्रबंधक के कार्य, इसमें संगठन का अर्थ है। प्रबंधक के कार्य संगठन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें मानवीय प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करके तथा संसाधनों को जोड़कर दोनों को एकत्रित में लागू होता है, ताकि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनका उपयोग हो सके। संगठन एक प्रक्रिया है जो योजनाओं को, कार्य के स्पष्टीकरण, कार्यशैली, संबंधों तथा संसाधनों को प्रभावपूर्ण ढंग से काम पर लगाकर कार्य करता है तथा उसे प्रभावी तथा इति लक्ष्यों को प्राप्त करने रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पे लगातार नहीं है, लगातार है, लगातार कार्य करता है। लान की जगह क्या? संगठन का मतलब होता है सभी इकाइयों को एक साथ जोड़कर उनसे अच्छा और संबंधपूर्ण कार्य करवाना। अब है संगठन के प्रबंधक के रूप में कार्य करना। एक संगठनात्मक ढांचा तैयार करता है, उपक्रम के कामों को परिभाषित करता है। जो भी उपक्रम में कार्य होते हैं उनको ये परिभाषित करता है। विभिन्न मनुष्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ये संगठन के प्रमुख रूप से कार्य चल रहे हैं। नंबर 1 संगठनात्मक ढांचा तैयार करता है, उपक्रम को परिभाषित करता है। नंबर 3 विभिन्न मनुष्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, अधिकार तथा कर्तव्यों को ज्ञात कराता है। यहाँ पे जात नहीं है, ज्ञात है। अब है संगठन प्रक्रिया। संगठन प्रक्रिया के विभिन्न चरण, कार्य की पहचान तथा विभाजन करना है, विभागीकरण करता है। नंबर 3 कर्तव्य का निर्धारण करता है। नंबर 4 रिपोर्टिंग में संबंध स्थापित करता है। ये संगठन की प्रक्रिया के विभिन्न चरण हैं, जो हम कार्य की पहचान करके उसको विभाजित करते हैं, विभागीकरण करते हैं, कर्तव्य का निर्धारण करते हैं। ठीक है। अब आता है नंबर 1, इसमें संगठन प्रक्रिया का पहला कदम पूर्व निर्धारित योजनाओं की पहचान करना तथा कार्य का विभाजन कार्य का विभाजन करना है। कार्य करने में पुनरावृत्ति न हो तथा काम का बोझ सभी कर्मचारियों में विभाजित हो जाए। प्रक्रिया नंबर 2 है प्रक्रिया का दूसरा चरण संगठन के विभिन्न विभागों में विभक्त करना है। जब कार्य को छोटी छोटी तथा प्रबंध की क्रियाओं में विभक्त कर दिया जाता है तो उसमें जो क्रियाएं सम्मिलित क्रियाएं समान किया जाता है। इस प्रकार का निर्धारण विशिष्टीकरण को सरल बनाता है। वीडियो बड़ी है, फिर बता रहा हूँ, आपको धीरे धीरे काम करना है। जरूरी नहीं है कि सारा काम एक साथ करा जाए, जितना हो जाए उतना संभव है। जो समझ में ना है कॉल करके मेरे से आप पूछ सकते हो इजीली। कार्य का निर्धारण होने के बाद यह अति आवश्यक होता है कि यह विमाननीय कार्य है। अति आवश्यक है कि प्रत्येक विभाग के कर्मचारी को उसकी योग्यता के अनुसार कार्यभार सौंपा जाए। अन्य शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति को यही कार्य सौंपा जाना चाहिए जिसके लिए वह उचित है। जो जिस कार्य के योग्य है यानी उसको ही वो कार्य करना देना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये कहलाता है। आगे रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना। जब 2 या 2 से अधिक एक समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं तो उनके मध्य संबंध की स्पष्ट व्याख्या की जानी जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि कौन उसका अधिकारी तथा कौन अधीनस्थ है, यानी कौन उसके ऊपर कार्य करता है, कौन उसके नीचे कार्य करता है। अधिकार के रूप में कौन तुम्हारा अधिकारी है, कौन तुम्हारे अधीनस्थ है। इन बातों की जानकारी इसके अंदर होनी चाहिए। बोले क्या संगठन का महत्व। नंबर 1 विशिष्टीकरण का लाभ। संगठन के अंतर्गत कार्यों को अनेक उप कार्यों में बांट दिया जाता है। सभी उप कार्य कर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है जो एक ही कार्य को बार बार उसके विशेषज्ञ बन जाता है, जिससे कार्य ठीक और तेजी से होता है। ये विशिष्टीकरण का लाभ होता है। नंबर 2 कार्य संबंधों में स्पष्टता। संगठन कर्मचारियों के जो मध्य संबंध होता है उसको भी स्पष्ट करता है। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, इसमें उच्चाधिकारियों तथा अधीनस्थों के संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। यानी कौन किसको
स्पष्ट रिपोर्ट करेगा उसका भी इसमें निर्धारण किया जाता है। कार्य में संबंधों में स्पष्टता इसके बीच में आती है। नंबर 3, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। संगठन प्रक्रिया में कुल काम को अनेक छोटी छोटी क्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक क्रिया को करने वाला एक अलग कर्मचारी होता है। नंबर 4, प्रभावी प्रशासन। प्राय देखा जाता है कि प्रबंधकों में अधिकारों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। संगठन प्रक्रिया प्रत्येक प्रबंधक द्वारा प्रभावी प्रशासन। प्राय देखा जाता है कि प्रबंधकों में अधिकारों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। संगठन प्रक्रिया प्रत्येक प्रबंधक द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं व प्राप्त अधिकारों को स्पष्ट करती है। ये चौथा पॉइंट है, इसके अंदर प्रभावी प्रशासन होना चाहिए। आगे इसमें परिवर्तन, नंबर 5 है परिवर्तन को अपनाना। उचित प्रारूप से बनाए गए संगठन संरचना लोचदार होती है, जो बाह्य वातावरण में परिवर्तनों, तकनीकी उत्पादों, बाजारों, साधनों से उत्पन्न कार्यभार के समान जो व्यक्ति होते हैं उनको सुविधा देता है। नंबर 6, कर्मचारियों का विकास। स्वतंत्र एवं प्रभावी संगठन कर्मचारियों में पहला शक्ति तथा सृजनशील सोच को प्रेरित करता है। इससे कर्मचारियों में परिवर्तन होता है, कर्मचारियों का विकास होता है। जब प्रबंधक भी संगठन की वृद्धि और विकास के अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। नंबर 7, विस्तार तथा विकास। संगठन कार्य व्यावसायिक उपक्रमों को अपना आकार बढ़ाने, भौगोलिक क्षेत्र को बढ़ाने, ग्राहकों व बिक्री तथा लाभ बढ़ने में सहायता करता है। या उपक्रम की वृद्धि तथा विविधीकरण में सहायता करता है। ये 7 पॉइंट इसके अंदर आते हैं। अगला टॉपिक इसके अंदर जो हमारा है संगठन ढांचा। संगठन प्रक्रिया जिस संरचना का सृजन करती है उसे संगठनात्मक संरचना कहते हैं। इसके अंतर्गत संगठन के अनेक पद स्थापित किए जाते हैं और सभी पदों का कार्य करने वाले लोगों को संबंध को स्पष्ट कर दिया जाता है। संरचना द्वारा प्रबंधकों व अन्य कर्मचारियों को कार्य के संबंध में एक आधार व रूपरेखा उपलब्ध कराई जाती है। संगठन एक ढांचागत फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं को समन्वित तथा एक दूसरे से संबंधित किया जाता है। इसमें संगठन का ये ढांचा बताया गया है। सही है। प्रबंध विस्तृति तथा संगठनात्मक ढांचे के बीच संबंध। प्रबंध प्रस्तुति से तात्पर्य अधीनस्थों की उस संख्या से है जिनका अधिकारी कुशलता के साथ प्रबंध कर लेता है। प्रबंध की विस्तृति काफी हद तक संगठनात्मक ढांचे को आकार देती है। यह ढांचा प्रबंध के स्तरों के निश्चित करती है। यदि प्रबंध का विस्तार क्षेत्र सीमित है तो संगठनात्मक ढांचा लंबा होगा, और यदि प्रबंध का विस्तार क्षेत्र सीमित है तो संगठनात्मक ढांचा लंबा होगा। यदि प्रबंध का विस्तार क्षेत्र सीमित है तो संगठन आत्मक ढांचा लंबा होगा। यदि प्रबंध का विस्तार क्षेत्र विस्तृत है तो संगठनात्मक जो ढांचा है, दिशा है, वो चौरस होगी। यहाँ पे दिया नहीं, दिशा शब्द है, दिशा चौरस होगी। यानी जो संगठनात्मक दिया ढांचा है, इसकी वर्ड मीनिंग में प्रयोग किया जाता है, ये उसके भी इसको बताया गया है।
अगला पॉइंट है संगठनात्मक संरचना के प्रकार। नंबर 1 क्रियात्मक संरचना, नंबर 2 प्रखंडीय संरचना। नंबर 1 क्रियात्मक संगठन के दोष, ये दोषा नहीं दोष शब्द है। पूरी संस्था को उसके द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाओं कार्यों जैसे उत्पादन, विपणन, खोज एवं विकास, वित्त आदि के आधार पर विभक्त करने को कार्यात्मक संगठन ढांचा कहते हैं। प्रबंध संचालक, प्रबंध संचालक में 4 चीज इसके अंदर आती हैं, मानव संसाधन, विपणन, खोज एवं विकास तथा क्रय। ये 4 पॉइंट इस पेज पर हैं जिसको हम प्रबंध संचालक कहा जाता है। अब आता है इसके अंदर उपयोगिता। जहाँ व्यवसाय इकाई का आकार बड़ा हो, जहाँ विशिष्टीकरण आवश्यक है, जहाँ मुख्य रूप से एक ही उत्पाद बेचा जाता हो, लाभ विशिष्टीकरण, कार्यों को कार्य के प्रकार के आधार पर समूह में रखा जाता है, तो सभी कार्य केवल एक प्रकार के होते हैं। इस प्रकार कम समय में अधिक व अच्छा काम किया जाता है। इससे विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। नंबर 2 समन्वय की स्थापना। एक विभाग में काम करने वाले सभी व्यक्ति अपनी अपनी जॉब के विशेषज्ञ होते हैं। इससे विभागीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने में आसानी रहती है या सहायता मिलती है। ये पहले उपयोगी तथ्य है इसके अंदर, फिर इसके लाभ हैं, विशिष्टीकरण लाभ हो गया और समन्वय की स्थापना हो गया। नंबर 3 है इसमें प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि। एक ही काम को बार बार किया जाता है, इसलिए प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि होती है। नंबर 4 प्रयत्नों की न्यूनतम दोहराई। संगठन के इस प्रारूप में प्रयत्नों की अनावश्यक दोहराई समाप्त हो जाती है। ये चौथा पॉइंट हो गया, प्रयत्नों की न्यूनतम दोहराई। आगे है हानियां। हानियों में संगठनात्मक उद्देश्य की अवहेलना। प्रत्येक विभागीय अध्यक्ष अपनी इच्छानुसार काम करता है। यह हमेशा अपने विभागीय उद्देश्यों को ही महत्व देते हैं, अतः संगठनात्मक उद्देश्यों की हानि, ये हानि नहीं है, हानि है, हानि होती है। अंतर विभागीय समन्वय में अवहेलना। सभी विभागीय अध्यक्ष अपनी अपनी मर्जी से काम करता है, इससे विभाग के अंदर समन्वय स्थापित होते हैं, परंतु अंतर विभागीय समन्वय कठिन हो जाता है। संपूर्ण विकास में बाधा। यह कर्मचारियों के पूर्ण विकास में रुकावट है। इसके अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी कुल जॉब के एक छोटे से भाग का विशेषज्ञ बन पाता है। ये विशेषता नहीं है, विशेषज्ञ बन पाता है छोटे से जॉब का। ये इसके हानि होते हैं। संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना, अंतर विभागीय समन्वय में अवहेलना, संपूर्ण विकास में बाधा। नंबर 2 विभागीय संगठन ढांचा। पूरी संस्था को उसके द्वारा उत्पादित किया जाने वाला उत्पादों जैसे मेटल उत्पाद, प्लास्टिक उत्पाद आदि के आधार पर विभक्त करने को विभागीय संगठन ढांचा कहते हैं। संचालक बोर्ड होता है, इसमें प्रबंध संचालक होता है, सौंदर्य प्रसाधन चीज़ें होती हैं, वस्त्र होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, साबुन होता है। इसके अंदर 4 चीज़ सब में कॉमन रहती हैं, क्रय, उत्पादन, विपणन, वित्त। ये सभी में आती हैं, चाहे वो सौंदर्य प्रसाधन साधन वस्तु हो, चाहे वस्त्र से संबंधित हो, चाहे दवाइयों से संबंधित हो, चाहे साबुन से संबंधित हो। संचालक बोर्ड के अंतर्गत प्रबंध संचालक आता है, उसी में चारों चीज़ें सम्मिलित रहती हैं। क्रय का मतलब खरीदना होता है, उत्पादन का मतलब किसी चीज़ का उत्पादन करना होता है, विपणन का मतलब बाजार से होता है, वित्त का मतलब धन से होता है। ये सारी चीज़ें हम प्रबंध संचालक के अंतर्गत सीखते हैं।
वीडियो थोड़ी बड़ी है, आपको कार्य छोटे छोटे टुकड़ों में करना है, एक साथ नहीं करना है। मैं आपको पहले भी समझा रहा हूँ, अब फिर बता रहा हूँ। जितना आसानी से काम हो सके आसानी से आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरे साल एक काम कोई करते रहो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कर लोगे। इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन आप ढंग से कार्य करोगे तो हो जाएगा। आगे है उपयोगिता। यह ढांचा उन संगठनों के लिए उपयुक्त है जहां पर विविध प्रकार के उत्पादों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। नंबर 2, उन संगठनों के लिए उपयुक्त है जो तेजी से विकास कर रहे हैं तथा अपनों में अधिक कर्मचारियों व विभागों की स्थापना कर रहे हैं। लाभ। नंबर 1, डिविजनल अवयवों का विकास। प्रत्येक डिविजनल अध्यक्ष अपने उत्पादन से संबंधित सभी कार्य देखता है। इससे एक डिवीजन अध्यक्ष में विभिन्न कौशल विकसित होता है। नंबर 2, डिविजनल परिणामों को आंका जा सकता है। इसी आधार पर अल्प लाभदायक, ये लाभदायक नहीं है, अल्प लाभदायक डिवीजन को बंद करने का निर्णय किया जा सकता है। नंबर 3, शीघ्र निर्णय। एक डिवीजन का प्रबंधक अपने डिसीजन के बारे में स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकता है। तो इसके अंदर उपयोगिता दिखाई गई और अब आती हैं इसके अंदर हानियां। डिविजनल अध्यक्षों के मध्य संघर्ष उत्पन्न करना, क्योंकि ये अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। कार्यों की दोहराई। प्रत्येक डिविजनल के लिए सभी क्रियाओं प्रदान की जाती हैं। इससे कार्यों की अनावश्यक दोहराई होती है तथा लागत बढ़ती है। स्वार्थी प्रयत्न। प्रत्येक डिवीजन का यह प्रयत्न रहता है कि वह बढ़िया प्रदर्शन करे। इससे पूरी संस्था के हितों को ठेस पहुंचती है, क्योंकि अन्य डिवीजनों के हितों को अनदेखा कर दिया जाता है। ये इसकी पहले डिवीजन अध्यक्ष के मध्य संघर्ष होता है, फिर कार्यों को दोहराई होती है, फिर स्वार्थी प्रवृत्ति आती है। इसमें प्रत्येक चीज में बताया गया है। अब आता है तीसरा, औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन का आशय ऐसी संरचना से है जिसे संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रबंधक द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें कार्यरत व्यक्तियों के उत्तरदायित्व, अधिकारी एवं पारस्परिक संबंधों को स्पष्टता परिभाषित कर दिया जाता है। औपचारिक संगठनों में संरचना क्रियात्मक और प्रसंडीय हो सकती है। लक्षण, इसमें परिभाषित आपसी संबंध होता है। इसे उच्च प्रबंध द्वारा वैचारिक रूप से बनाया जाता है। नंबर 2, यह नियमों एवं कार्य विधियों पर आधारित होता है। यह कार्य विभाजन पर आधारित होता है। यह जानकार व्यक्तियों या जानकार प्रखंडों द्वारा स्थापित किया जाता है। ये औपचारिक संगठन है। ये इसके लक्षण हैं। 5वां है इसका, यह अव्यक्तिगत होता है, अर्थात इसमें व्यक्ति को नहीं काम को महत्व दिया जाता है या काम की महत्ता होती है। यह अधिक स्थिर होता है। ये चीज इसके लक्षण होते हैं। इसके अंदर व्यक्ति से ज़्यादा काम को हम महत्व देते हैं। इसी को हम औपचारिक संगठन कहते हैं। आगे आता है औपचारिक संगठन के लाभ। नंबर 1, उत्तरदायित्व निर्धारण में आसानी, क्योंकि कर्मचारियों के अधिकार एवं उत्तरदायित्व निश्चित होती है। कार्यों का दोहराव नहीं होता है। इसके अंदर आदेश की एकता का पालन करना संभव होता है। इसमें लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है। संगठन में स्थिरता रहती है, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए कार्य करते हैं तथा नियमों का पालन करते हुए कार्य करते हैं। ये इसके लाभ होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इसके अंदर
अगला पॉइंट यदि हम देखें तो हानियाँ। प्रत्येक कार्य के नियमबद्ध होने के कारण अनावश्यक देरी होती है। पहला, पहल क्षमता की कमी आ जाती है क्योंकि कर्मचारियों को वैसा ही करना पड़ता है जैसा उनको निर्देश दिया जाता है। नंबर 3, सीमित क्षेत्र क्योंकि मानव संबंधों आदि की उपेक्षा होती है। ये इसकी हानियां हैं 3। आगे आता है इसमें अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन क्या होता है ये इसमें बताया गया है। ऐसा संगठन जिसकी स्थापना जानबूझकर नहीं की जाती बल्कि अनायासी पारस्परिक समान हितों, रुचियों, धर्म एवं संबंधों के कारण हो जाती है। इस ढांचे का जो प्रयोजन है वो मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त करना होता है। उदाहरण के लिए एक संस्था के कर्मचारी एवं अधिकारी मध्य अवकाश में एक साथ बैठकर खाना खाते हैं एवं गपशप करते हैं, चाहे वह किसी भी स्तर पर किसी भी विभाग के हों। ये अनौपचारिक होता है क्योंकि संगठन में कहीं लिखा नहीं जाता कि सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन यदि वो एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो इसे हम अनौपचारिक संगठन कह सकते हैं। आगे लक्षण। औपचारिक संगठन पर आधारित होता है क्योंकि औपचारिक संगठन में काम कर रहे व्यक्तियों के मध्य ही अनौपचारिक संगठन होते हैं। नंबर 2, इसके लिखित नियम प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। इसके लिखित नियम प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। स्वतंत्र संदेशवाहन श्रृंखला क्योंकि संदेशवाहन के प्रवाह को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। यह जानबूझकर शब्द लिखा हुआ है, जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता। यह व्यक्तिगत होता है क्योंकि इसमें व्यक्तियों की भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है। आगे आता है इसके लाभ। अनौपचारिक संगठन के प्रभावपूर्ण संदेशवाहन, इसके माध्यम से अतिशीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जा सकते हैं। नंबर 2, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है क्योंकि समूह के सभी सदस्य संगठनात्मक व व्यक्तिगत मुद्दों पर एक दूसरे का साथ देते हैं। नंबर 3, संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति, इसमें अधीनस्थ बिना किसी डर के अपनी बात अपने अधिकारियों को कह देते हैं, जिससे अधिकारियों को उनकी कठिनाइयों को जानने में सहायता मिलती है। इसके 3 लाभ हो गए हैं, प्रभावपूर्ण संदेशवाहन, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति और संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति। ये अनौपचारिक संगठन के लाभ हो गए। अब आती हैं हानियाँ। यह अफवाहें फैलाता है क्योंकि सभी व्यक्ति लापरवाही से बातचीत करते हैं। कई बार गलत बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाती है। नंबर 2, यह परिवर्तन का विरोध करता है और पुरानी पद्धतियों को ही लागू रखने पर जोर देता है। नंबर 3, सामूहिक हितों की पहल, यह सदस्यों पर दबाव बनाता है, समूह की उम्मीदों को सुनिश्चित करता है। नंबर 3 ये हो गई इसकी हानियाँ, पहली, दूसरी, तीसरी। नंबर 4 तो है नहीं इसमें, सॉरी मैं गलत बोल गया। आगे औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर।
अर्थ, प्रकृति, अधिकार, नियमों का पालन, संप्रेषण का प्रवाह और प्रयोजन, इनके आधार पर अंतर है। यह अधिकार तथा उत्तरदायित्व का ढांचा प्रदर्शित करता है। औपचारिक संगठन यह सामाजिक संबंधों का जाल तंत्र है जो कि स्वयं में उत्पन्न होता है, कठोर होता है, लोचशील होता है। पद के अनुसार अधिकार उत्पन्न होता है औपचारिक में, इसमें गुणों में उत्पन्न होता है। नंबर 4, नियमों को उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है, इसमें कोई दंड नहीं दिया जाता। संप्रेषण संपर्क श्रृंखला के द्वारा पूरा होता है। नियोजित मार्ग नहीं होता। संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है, इसमें मनोवैज्ञानिक संतुष्टि को प्राप्त करना होता है। ये इसके यहाँ पे 6 अंतर हैं। साथ में अब यहाँ आ गया निर्माण या उद्देश्य। निर्माण में आता है इसका उद्भव या प्रबंध द्वारा इसका निर्माण सोच विचार कर किया जाता है। यह सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। इसमें कार्य संबंधों को परिभाषित की रचना होती है, इसमें नहीं होती। इसमें मानवाधिकार ऊपर से नीचे की ओर होता है, इसमें सरल रेखा में होता है। यह ढांचा स्वतंत्र होता है, यह औपचारिक संगठन पर निर्भर करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कॉल करके पूछ सकते हो।